तो दोस्तों आज 9 जुलाई 2023 यूपी में देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फाफड़ खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफड़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जनसंपर्क अभियान कई जिलों में उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस पर असंतोष जताया है। ऐसे में भाजपा आलाकमान ने महासंपर्क अभियान जारी रखने और खराब प्रदर्शन करने वाले नेताओं को नया टास्क सौंपा है। अब उन्हें पिछले जिलों में महासंपर्क अभियान की सफलता सुनिश्चित करनी होगी। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने राजस्थान विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मतभेदों को भुलाकर आगे बढ़ने का शनिवार को स्पष्ट संकेत दिया और कहा है कि सामूहिक नेतृत्व ही चुनाव में आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। आपको बता दें कि सचिन पायलट ने पीटीआई भाषा को दिए इंटरव्यू में ये भी कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनसे कहा है कि भूलो माफ करो और आगे बढ़ो, और खड़गे की ये बात उनके लिए एक सुझाव होने के साथ ही पार्टी अध्यक्ष का निर्देश भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को तेलंगाना के वारंगल से विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर को भी जमकर सुनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तेलंगाना में जो सरकार है उसने कोई काम नहीं किया। यहाँ की राज्य सरकार ने सिर्फ 4 काम किए हैं। पहला, सुबह शाम मोदी और केंद्र सरकार को गाली देने का काम किया है। दूसरा, सिर्फ एक ही परिवार को सत्ता का केंद्र बनाने और खुद को तेलंगाना का मालिक साबित करने का काम किया है। तीसरा, इन्होंने तेलंगाना के विकास को चौपट कर दिया है। चौथा, इन्होंने तेलंगाना को भ्रष्टाचार में डुबा दिया है। उम्र को लेकर भतीजे अजित पवार के एक बयान पर चाचा शरद पवार ने फिर से तंज कसा है। अजित पवार ने कहा था कि शरद पवार को सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। अजित पवार ने कहा था कि उनके चाचा को रिटायर हो जाना चाहिए। अब शरद पवार ने कहा कि वो काम करना जारी रखेंगे क्योंकि पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि वो काम करते रहें। अजित पवार के सुझाव पर प्रतिक्रिया देते हुए शरद पवार ने शनिवार को कहा है कि क्या आप जानते हैं कि मोरारजी देसाई किस उम्र में प्रधानमंत्री बने थे? मैं पीएम या मंत्री नहीं बनना चाहता बल्कि सिर्फ लोगों की सेवा करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान बनाने की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर चल रही है। इसके साथ ही हर ब्लॉक में एक मिनी स्टेडियम और जिला मुख्यालय पर स्टेडियम होगा। सरकार ऐसी व्यवस्था करने जा रही है जिससे ग्राम प्रधान और पार्षद अपनी निधि से ओपन जिम बनवा सकेंगे। पूर्व केंद्र मंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने शनिवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि इसका असर सभी धर्मों पर पड़ेगा। आपको बता दें कि पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि यूसीसी को लागू करना अनुच्छेद 370 को रद्द करने जितना आसान नहीं होगा। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि सभी धर्म इसमें शामिल हैं। सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि सिख, ईसाई, आदिवासी, जैन और पारसी, इन सभी लोगों को नाराज करना किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। बिहार के किशनगंज के अंबेडकर टाउन हॉल के समीप शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल नीति को खत्म करने के विरोध में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ धरना दिया। आपको बता दें कि अख्तरुल ईमान ने बिहार सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आज बिहार सरकार की दोहरी नीति के कारण बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। उड़ीसा ट्रेन हादसे में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, सेक्शन इंजीनियर समेत 3 लोग हुए गिरफ्तार। जी हां, आपको बता दें कि उड़ीसा में पिछले महीने की शुरुआत में हुए ट्रेन हादसे में शुक्रवार को केंद्र जांच एजेंसी यानी सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद आमिर, अरुण कुमार और टेक्नीशियन पप्पू कुमार की आईपीसी की धारा 304 और 201 के तहत गिरफ्तारी हुई है। कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने तलब किया है। महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में अदालत ने उन्हें 18 जुलाई को पेश होने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 18 तारीख को ही होनी है। आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह के अलावा विनोद तोमर को भी अदालत ने पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले इसी सप्ताह अदालत ने पीड़ित से दिल्ली पुलिस की फाइल रिपोर्ट को लेकर जवाब मांगा था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को कांग्रेस की नई सरकार का पहला बजट पेश किया है, जिसमें उन्होंने भारत में निर्मित शराब पर उत्पाद शुल्क 20% बढ़ा दिया है। सिद्धारमैया ने अब तक 14 बजट पेश किए हैं। डिप्टी सीएम के रूप में उन्होंने 7 मौके पर राज्य का बजट पेश किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि कांग्रेस पार्टी की 5 प्रमुख चुनावी गारंटी को पूरा करने के लिए सालाना 52,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
करीब 1.3 करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिलने का अनुमान है। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड की उस याचिका पर नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और पुलिस को अपना रुख स्पष्ट करने के निर्देश जारी किए हैं, जिसमें सुनहरी बाग रोड चौराहे पर स्थित 150 साल पुरानी मस्जिद को गिराए जाने की आशंका जताई गई है। आपको बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने पक्षकारों को संयुक्त रूप से स्थल का निरीक्षण करने के भी निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अपनी याचिका में कहा कि मस्जिद कम से कम 150 साल पुरानी है, जिसके प्रति लोगों में काफ़ी आस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को रायपुर में विजय संकल्प रैली के दौरान कांग्रेस सरकार पर जमकर प्रहार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा तो हाल ही में उप मुख्यमंत्री बनाए गए टीएस सिंहदेव के सीएम न बन पाने की टीस भी उभारने की कोशिश की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने शराबबंदी का वादा किया था, लेकिन इसे पूरा नहीं किया, बल्कि शराब घोटाला कर डाला। पीएम मोदी ने कहा कि गंगा की झूठी कसम खाने का पाप कांग्रेस ही कर सकती है। गुजरात हाई कोर्ट ने मोदी उपनाम टिप्पणी के खिलाफ मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए सत्र न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा है। गुजरात हाई कोर्ट का कहना है कि ट्रायल कोर्ट का दोषी ठहराने का आदेश उचित है। उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है। भाजपा से दोस्ती में घाटे का है डर, यूसीसी के चलते क्यों पीछे हटा अकाली दल। जी हां, आपको बता दें कि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और भाजपा का लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन हो सकता है। ये चर्चा जितनी तेजी से फैली थी, उतनी ही जल्दी खारिज भी हो गई है। एक तरफ अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने ऐसे कयासों को खारिज कर दिया, तो वहीं पंजाब के भाजपा प्रभारी विजय रूपानी ने भी ऐसे किसी समझौते से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा राज्य की सभी 13 लोकसभा सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से झटका लगा है। मानहानि केस में राहत की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई है। हाई कोर्ट के फैसले पर उनकी बहन और पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इस फैसले को अहंकारी सत्ता का हथकंडा करार दिया है। इसके लिए उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की बहुचर्चित कविता समर शेष है का सहारा लिया है। भारी बारिश से बिहार का दरभंगा शहर पानी पानी हो गया है। डीएमसीएच के अस्पताल से लेकर कॉलेज तक में पानी भर गया है। इतना ही नहीं, कई थानों में भी पानी भर जाने से माल खाने की गाड़ियां डूब गई है। आपको बता दें कि इस बीच डीएमसीएच प्रबंधन ने मेडिकल कॉलेज में 8 जुलाई तक सारे क्लास सस्पेंड कर दिए हैं, क्योंकि हॉस्पिटल और कॉलेज परिसर में भीषण जल जमाव से लोगों को बेहद परेशानी हो रही है। एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि जो लोग उन्हें छोड़कर गए हैं उनको बड़ी कीमत चुकानी होगी। आपको बता दें कि गुरुवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए शरद पवार ने कहा कि मुझे खुशी है कि जिन लोगों को निष्कासित किया गया उनको छोड़कर बाकी अन्य लोग इतने कम समय में बैठक के लिए आए। शरद पवार ने कहा है कि वे ही एनसीपी के अध्यक्ष हैं। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस की एक बड़ी और अहम बैठक हुई थी। बैठक में राजस्थान के कुल 29 कांग्रेसी नेता शामिल हुए थे। आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों की नजर इस मीटिंग पर सुबह से ही बनी हुई थी। दरअसल नवंबर-दिसंबर में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। कर्नाटक में सरकार बनाने के बाद कांग्रेस का जोश हाई है। कांग्रेस अब राजस्थान में सरकार रिपीट करने का प्लान बना रही है। जेएनयू के छात्र नेता रहे कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने अपनी छात्र विंग एनएसयूआई का प्रभारी बनाया है। लंबे समय से उन्हें कुछ अहम जिम्मेदारी देने की चर्चाएं थी, लेकिन अब उन्हें छात्रों के बीच काम करने के लिए कहा गया।